हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब चीजों के बारे में क्या किया हमने, डिस्कस किया और उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा कि क्या होता है, ये चीज के बारे में समझा। अब ये जो वीडियो रहेगा और इसके बाद वाला जो पार्ट रहेगा, ये किस पे बेस्ड रहेगा, पूरे क्वेश्चंस के ऊपर। मैं इस वीडियो में आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस कराऊंगा। मल्टीपल चॉइस हो गए, असर्शन रीजन वाले हो गए, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स, पैसेज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जिसपे अपन केस स्टडी करते हैं। मतलब ये जो टॉपिक है हमारा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से, जिसमें अपन बहुत सारी जगह एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे। इससे हम पूरे प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने इस टॉपिक में कुछ 40 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चन कवर होते हैं। यदि आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से बना लेते हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जो बीच वाले क्वेश्चन रहते हैं वो, एनसीईआरटी के जो पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब मैंने हर क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। तो अब यदि इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से पढ़ लेते हैं और बना लेते हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इस टॉपिक से आए, एग्जाम में या कहीं भी आए, टेस्ट में आए आपके, आप ना बना पाए। बट आपको क्या करना है, बस सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझ लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने हर क्वेश्चन ले लिया, मतलब जो टेक्स्ट बुक के बीच में रहते हैं एग्जांपल्स, उनको भी लिया है। जो उसमें एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन रहते हैं एनसीईआरटी में, वो भी मैंने लिया है। उसके पीछे के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मैं सब लेते जा रहा हूं टॉपिक वाइज। अभी जो वहां पे एक्सरसाइज के पीछे में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के क्वेश्चन होंगे, वो मैंने यहाँ पे ले लिए। ऐसा ही जैसे मैंने पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में किया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने 9th वाले दोस्तों को। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहला हम सेगमेंट देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो लगभग क्या रहते हैं, 1 मार्क के रहते हैं। मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। तो देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टार्टिंग में क्या होगा, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे ताकि हर चीज आपको क्लियर हो, सारा कंसेप्ट भी आपका क्या रहे, एकदम क्लियर रहे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकदम सिंपल सा है। स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर। अपनी बाइक में जो मीटर लगे रहता है, जो क्या बताता है, हमें स्पीड बताता है, वो क्या होता है, स्पीडोमीटर ही होता है। तो स्पीडोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या काम आती है, हमें मेजर करने के लिए, कौन सी स्पीड मेजर करने के लिए काम आती है। तो आपको सोचना है कि जब भी आप गाड़ी का स्पीड का मीटर देखते हैं, तो वो आपको क्या दिखाता है, उस पल की स्पीड दिखाता है कि उसी सेकंड आप कितने की स्पीड में हो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो आपकी स्पीड चेंज हो सकती है, थोड़ा पहले देखोगे तो भी आपकी स्पीड कुछ और हो सकती है। जो स्पीडोमीटर है, बाइक का रहता है, आपके बाइसाइकिल या कार जिसका भी रहता है, वो क्या बताता है, उसी सेकंड की स्पीड बताता है कि उसी पल आप कितनी रफ्तार से चल रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो जो स्पीडोमीटर है वो क्या बताता है, हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि उसी सेकंड, उसी पल। बाकी देखें एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड तो नहीं बता सकता, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कितना आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया और कितना आपको टोटल समय लगा, भले उस बीच में आपकी स्पीड कम ज्यादा हो रही होगी, तो वैसे एवरेज स्पीड निकलती है। एवरेज एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ये तो कुछ है ही नहीं जो हमने पढ़ा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा, सी होगा। तो ऐसे ही आपको कंसेप्ट यदि याद है, कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गए, तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्टिंग वाले सेक्शन में हम क्या देखेंगे, पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। 4 कार्स ABCD, 4 कार्स हैं ABCD, और वो सब क्या हो रही है, आर मूविंग ऑन ए लेवल्ड रोड। सब कार क्या कर रही है, मूव कर रही है एक लेवल रोड में। मतलब जो रोड भी है वो क्या है, उबड़ खाबड़ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोर इन दी फिगर। उन लोगों को क्या दिया है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दिया हुआ है। मतलब वाई एक्सिस में क्या है, हमारा डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस में क्या है, हमारा टाइम है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, आर शोन इन दी फिगर, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बताओ, यहां पे बोल रहा है। तो देखते हैं पहली वाली स्टेटमेंट देखते हैं। कार ए इज फास्टर देन कार डी। बोल रहा है कि जो कार ए है वो डी से फास्टर है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप देख सकते हैं, स्लोप किसका ज्यादा है, या बोलूं कि कौन सा ज्यादा उठा हुआ है, तो डी वाला ज्यादा उठा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कि नहीं। देखो डिस्टेंस में ज्यादा ऊपर तक आ रहा है एज कंपेयर टू ए, और ए का यदि आप टाइम देखोगे तो ए का टाइम ज्यादा है और डी का टाइम क्या है, कम है। तो जो डी वाली कार है वो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब स्पीड किसकी ज्यादा होगी, डी की ज्यादा होगी, और ए की स्पीड क्या होगी, कम होगी। चारों का कंपेयर करें तो चारों से अपन देख सकते हैं कि सी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यदि इस पॉइंट को मैं नीचे तक एक्सटेंड करूं तो टाइम एकदम कम लग रहा है, और इस पॉइंट को डिस्टेंस में देखूं तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, तो सबसे ज्यादा स्पीड डी की है। फिर उसके बाद धीरे 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 क्या होती जा रही है, सबकी कम होती जा रही है। तो पहला वाला क्या बोला, वो कार ए इज फास्टर देन कार डी, कारें तेज चल रही कार डी से। तो क्या सही है, नहीं, गलत है, क्योंकि कार डी ज्यादा तेज है।
कार डी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, आप देखेंगे तो उसका डिस्टेंस ज्यादा है, ये ऐसे आप देखेंगे तो, और कार ए का डिस्टेंस देखो अब कम है, और कार डी का टाइम भी कम है, और कार ए का टाइम क्या है, ज्यादा है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कार बी इज द स्लोएस्ट, जो कार बी है वो सबसे स्लो है। एकदम सही लग रहा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा टाइम ले रही है और सबसे कम डिस्टेंस कवर कर रही है। यहां पे इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको दिखेगा सबसे ज्यादा टाइम ली क्योंकि वो टाइम में सबसे दूर तक आ रही है और सबसे कम डिस्टेंस कवर करी, तो कार बी इज द स्लोएस्ट। हाँ ये स्टेटमेंट सही है और वो यही बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट निकालो। ठीक है, आगे वाली देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, कार डी इज फास्टर देन कार सी। जो डी है वो सी से तेज चल रही है, कार बोल रहा है। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं सी का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। यहां पे यदि हम देखें तो सी का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू डी, और सी टाइम भी कम ले रही है एज कंपेयर टू डी, दिख रहा है यहां पे। तो जो कार सी है वो तो सबसे तेज चल रही है, उसके बाद जो सेकंड स्लो कार है वो डी है। तो जो थर्ड वाला भी होगा वो भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि कार डी तो है ही नहीं फास्टेस्ट, सी है कार। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट बोला कार सी इज दी स्लोएस्ट, जो कार सी है वो सबसे स्लो चल रही है, बोलता है। गलत बिल्कुल, क्योंकि कार सी तो सबसे तेज चल रही है, देखिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है वो सबसे कम टाइम में। तो यहां पे ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। बी वाला ऑप्शन ही क्या होगा, सही हो, क्योंकि कार बी क्या है, सबसे स्लोएस्ट है और यही सही लाइन है, बाकी सारी लाइंस क्या है, गलत है इसमें। तो आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। चार फिगर दी हुई है, चारों फिगर आपको दिख रही होगी, विजिबल है बिल्कुल, और बोल रहा है कि कौन इसमें यूनिफॉर्म मोशन शो करती है करेक्टली। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब यहां पे देखें तो जो पहला वाला ग्राफ है इसमें स्ट्रेट लाइन बन रहा है, आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है, मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस क्या कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो पहला वाला ही तो यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर होता है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, ए होगा, मतलब इसका आंसर क्या है, ए। दूसरा वाला देखते हैं, बी। बी में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस अचानक से बढ़ रहा है, कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब डिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है जैसे जैसे टाइम आगे चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे स्पीड जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा मोशन जिसमें रफ्तार बढ़ रही है उसको हम थोड़ी ना यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, जैसे आप खाली रोड में जा रहे हैं मस्त 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धीरे 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 चला के, ठीक है, आराम से जा रहे हैं, ना स्पीड कम कर रहे हैं ना ज्यादा कर रहे हैं, तो वही तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। थर्ड वाला देखते हैं, सी। सी में क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम होते जा रहा है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है। आप देखते हैं कर्व ऐसा जा रहा है हल्का सा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड कम हो रही है टाइम, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है। समय आगे बढ़ रहा है का मतलब 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है। तो सी भी क्या है, गलत है, और तो बी भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ। ए तो सही आंसर हमको मिल गया, बाकी ऑप्शन भी देखना जरूरी है ताकि हमें समझ में आए। तो जब बाकी सही रहेंगे और हमारा सही रहेगा, जो ऑप्शन हमने लिया वो सही रहेगा, तभी तो हम एब्सोल्यूट हो जाएंगे कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, डी को देखते हैं। डी में क्या हो रहा है, डिस्टेंस उतना ही है और टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब डिस्टेंस यदि 1 मीटर है तो वो 1 ही मीटर है, 2 मिनट हो गया तो भी 1 मीटर है, 3 मिनट हो गया तो भी 1 मीटर है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में, समय आगे बढ़ते जा रहा है और ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रखा हुआ है। तो थर्ड लास्ट वाला किसके लिए, रेस्ट के लिए। तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा यहाँ। तो ऐसा आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए। अभी तो ये एकदम नॉर्मल वाला ग्राफ है, इसके बाद वाला टॉपिक हमारा मेन ग्राफ वाला टॉपिक तो आएगा ही आएगा, तो वहां पे मैं तो आपको अच्छे से समझाऊंगा ही। अभी मैंने आपको ग्राफ क्यों दिखाया, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये भी क्या रहेगा, मैच द फॉलोइंग रहेगा। ये भी एक प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, बट मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिए क्योंकि हम यदि समझ जाएंगे, ऑप्शन लिखने का कोई मतलब नहीं है, समझ गए कौन किसके साथ मैच कर रहा है तो हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं। कॉलम ए में, कॉलम 1 में क्या है, एक्सेलरेशन है, और कॉलम 2 में क्या है, उसका एग्जांपल है कि कैसे कैसे एक्सेलरेशन है और कैसा कैसा उसका एग्जांपल है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखते हैं, मैच करना है कि एक्सेलरेशन किस प्रकार का है और उसको हम किसके एग्जांपल से मिला सकते हैं। सबसे पहला वाला क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है एक्सेलरेशन उसी दिशा में। तो ऐसे में क्या होती है, बॉडी स्पीड होती है। यदि एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो बॉडी स्लो होती है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। चारों ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी।
ठीक है, ये भी सही है, इसमें एक्सेलरेशन उसी के डायरेक्शन में, मगर यदि आप इसको ले लोगे ना तो आपका दूसरा ऑप्शन मैच नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं, कार मूव्स थ्रू ए कंजेस्टेड मार्केट, मतलब एक कार है भीड़ भाड़ वाली जगह में चल रही है, तो वहां तो रुक रुक के चलेगी, तो एक्सेलरेशन तो उसका मोशन के डायरेक्शन में नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि उसको धीरे कर रहे हैं। दूसरा देखते हैं, ब्रेक्स अप्लाइड टू ए मूविंग कार, यहां पे भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। थर्ड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए स्टेशन। हाँ, तो ये सही है, जब ट्रेन ना स्टेशन से निकलना चालू होती है तो आप देखे होंगे धीरे 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 करके क्या करती है, वो स्पीड पकड़ती है अपनी, तो आप देखे होंगे तो धीरे 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 अपनी रफ्तार तेज कर रही है वो, इसका मतलब क्या है, वो धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रही है, और वो एक्सेलरेशन क्या है, एकदम अच्छे से मोशन के डायरेक्शन में ही है, तभी तो उसकी स्पीड तेज हो रही है। तो यहाँ पे जो ए है, ए का क्या होगा ऑप्शन हमारा, एस होगा। ए का ऑप्शन क्या हुआ हमारा, एस हुआ। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, ए का क्या है, एस। ठीक है, दूसरा देखते हैं, बी क्या बोल रहा है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बी वाला है हमारा कि मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट है, तो मोशन इस तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो गाड़ी की स्पीड को कम करेगा। गाड़ी की स्पीड कम कैसे होती है, जब हम ब्रेक मारते हैं, वही दिया है, ब्रेक्स अप्लाइड टू ए मूविंग कार, जब भी कार में हम ब्रेक मारते हैं उसकी रफ्तार कम होने लग जाती है, तो बी का आंसर क्या है, आर। तो यहां पे क्या होगा ऑप्शन में, बी आर। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जो स्पीड है वो क्या होगी, एकदम यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी। अब ऐसा कब होता है, जब बॉडी फ्री फॉल करती है, जब बॉडी को आप छोड़ दो तो वो ग्रेविटी के फोर्स के कारण नीचे गिरेगी, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो सी क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है हमारा, पी। तो आप क्या बोलोगे, सी का क्या है हमारा, पी। अगला देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब रहेगा, एक ही ऑप्शन बताए, जब कार क्या होगी, भीड़ भाड़ वाले जगह में गुजरेगी। कार भीड़ भाड़ वाली जगह से गुजरेगी तो कभी तेज होगी, कभी धीरे हो जाएगी, कभी तेज होगी, कभी धीरे हो जाएगी, जहां खाली मिला तो वहां गाड़ी तेज कर लेता है आदमी, जहां कोई पब्लिक आ गई तो फिर धीरे कर लेता है। तो क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, क्यू। तो ऐसे आप क्या करेंगे, मैच कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको इतने अच्छे समझाया ही है कि कुछ भी आपको पूछे तो आप उसका एग्जाम्पल के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि सब चीज का मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फोर्थ वाला भी बन गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। अब फिफ्थ वाला क्या है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन रहेगा। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में ऑप्शन कैसे रहते हैं मैं आपको बता देता हूं, 3 क्वेश्चन करेंगे, तीनों के ऑप्शंस वैसे ही रहेंगे। पहला वाला जो ऑप्शन रहता है वो क्या बोलता है कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और असर्शन मतलब जो रीजन है वो सही तरीके से एक्सप्लेन करता है असर्शन को, पहला ऑप्शन ये रहता है। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, मगर रीजन सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को, ये बोलता है। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, सब में ऑप्शन ऐसे ही रहते हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। थर्ड में बोलता है कि असर्शन सही बोल रहा है, रीजन फॉल्स है, और फोर्थ वाले ऑप्शन में बोलता है कि रीजन और असर्शन दोनों फॉल्स है, सॉरी रीजन असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, मतलब दोनों लास्ट के सी और डी ऑप्शन में क्या होता है, एक सही है एक गलत है, या एक सही है एक गलत है, ऐसे इसके ऑप्शन रहते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीडोमीटर क्या है, जो गाड़ी का मीटर रहता है, वो एक ऐसी डिवाइस है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड देती है गाड़ी। सही बात है भाई, हम गाड़ी के मीटर को देखेंगे तो उसी सेकंड हमारी क्या स्पीड है वो हमको बता देगा, उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो असर्शन तो ट्रू हो है, ठीक है। अब रीजन देखते हैं, स्पीडोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरियस स्पीड एट ईच टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे तो टाइम इंटरवल बोल दिया और बहुत सारे प्रकार की स्पीड मेजर कर लेता है स्पीडोमीटर बोल रहा है, तो ये तो गलत है। स्पीडोमीटर तो सिर्फ इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है और कोई स्पीड नहीं बताता, तो जो रीजन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन में आएगा, असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन देखें, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको समझना है, फिफ्थ का आंसर हमारा सी, असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। तो ये क्वेश्चन तभी आप बना पाएंगे असर्शन रीजन वाले जब आपको समझ में आते हैं कंसेप्ट, और सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बेसिक चीजें आपको समझ में आएगी तो आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ। ये भी असर्शन रीजन, देखते हैं असर्शन क्या बोल रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बोल रहे हैं कि कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, इसका क्या मतलब होता है कि जो मूविंग बॉडी है उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन भी होता है, तो जो बॉडी ऐसे मूव कर रही तो इसी दिशा में एक्सेलरेशन है।
और इसका मतलब क्या है कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। तो मगर ये बात सही है क्या? नहीं, ये बात गलत है। एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है बॉडी के मूविंग के। क्यों? जब ब्रेक मारेंगे या बॉडी की हमें स्पीड कम करनी है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। यदि बॉडी ऐसे मूव कर रही है और बॉडी की हमें स्पीड कम करनी है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगने लग जाता है, मतलब उसमें एक बैकवर्ड फोर्स लगती है। एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स ही होता है, आगे जाके आपको समझ में आएगा। तो जो पहला एसर्शन बोला वो फॉल्स है, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। जीरो हुआ इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी रफ्तार तेज नहीं हो रही है। तो जो एसर्शन है वो क्या है? फॉल्स है। रीजन देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही है। तो रीजन क्या है? ट्रू है। और असर्शन फॉल्स है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होगा ही वो। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, मतलब डी वाला। असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। ऊपर वाली लाइन गलत है और नीचे वाली रीजन वाली लाइन सही है। ये हो गया इसका आंसर। 7th वाला देखते हैं, एक और क्वेश्चन असर्शन रीजन का। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं रिटार्डेशन में। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि बॉडी किस दिशा में मूव कर रही है, ठीक है, और एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोल रहे हैं। कब? जब रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? गाड़ी धीरे हो रही है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब कोई गाड़ी धीरे होगी उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, उसकी स्पीड कम होगी, तो जिस दिशा में वो मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। तो सही बात बोल रहा है ये, पहला वाला सही है। डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, मतलब तो सही है। तो पहला वाला जो असर्शन है वो ट्रू है। रीजन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक्सेलरेशन इज गिवन एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये तो डेफिनेशन है उसका, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन, तो यही होता है। तो दोनों ट्रू है। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। और ये दोनों के बीच में अब जब दोनों ट्रू मिल गया हमको, तो ये भी देखना है कि ये एक दूसरे को समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे। तो इसमें यदि हम आंसर देखें तो 7 का क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों लाइन तो सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, मतलब जो रीजन है वो सही तरीके से समझा रहा है असर्शन को। ये भी देखना पड़ता है इसमें। तो ए ऑप्शन होगा। यदि दोनों लाइन सही होती और दोनों लाइन किसी और अलग अलग बात के लिए होती तब हम बी वाला लेते, कि दोनों तो सही है मगर दोनों कोई अलग अलग बात कर रहे हैं, तब बी का ऑप्शन आता। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन 7। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? अ ब्रिज इज 400 मीटर लॉन्ग। एक ब्रिज है वो 400 मीटर लंबा है। ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसिंग द ब्रिज एट ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन है जो 150 मीटर लंबी है, वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है कितने स्पीड से? 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस इट, कितना समय लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने में? ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं, एक ब्रिज ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कि अपना एक ब्रिज हो गया, ठीक है। अब ये ब्रिज में क्या हो रही है? एक ट्रेन पास होने वाली, क्रॉस कर रही है, तो उसके मुंह से उसका पूरा एंड तक लेंगे, ठीक है। तो यहां पे एक रोड है मान लेते हैं ये, और इसमें ट्रेन है। ये ट्रेन के डब्बे, इमेजिन करने के लिए कुछ भी बना सकते हैं हम, बस हमें समझ में आना चाहिए। और ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई कितनी है? कितना बोला? 150 मीटर लॉन्ग है। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। ब्रिज की लंबाई कितनी है? ब्रिज है हमारा 400 मीटर का, 400 मीटर का ब्रिज है। अब ट्रेन जब क्रॉस करेगी, ठीक है, ट्रेन की स्पीड भी हमें गिवन है, ट्रेन की स्पीड भी ले लेते ताकि आपको समझ में आए। ट्रेन की स्पीड कितनी बोला है? v, और यही दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। यही तो दिया है 50 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की स्पीड, सारी चीज विजिबल है। ओके, अब बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करने के लिए। तो यहां पे हम कैसे देखेंगे, टाइम कैसे लेंगे? जब तक ना ट्रेन पूरा क्रॉस ना कर दे ब्रिज को, इसका मतलब जो लास्ट वाला डब्बा है वो पार हो जाए। तो उस केस में कैसा होगा? ऐसा होगा, डॉटेड बना दे रहा हूं मैं ऐसे। ये सारे डब्बे क्रॉस कर लिए, तो जो लास्ट वाला डब्बा जब इस पॉइंट को क्रॉस करेगा,
उसमें कितना टाइम लग रहा है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन कितना कवर कर रही है, यदि आप यहां पे देखें तो ट्रेन क्या कर रही है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कवर कर रही है। और ये डिस्टेंस को अपन पूरा देखें तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये तो जितनी लंबी ट्रेन है उतना ही होगा 150 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक का यदि हम डिस्टेंस देखें तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 150, तो कितना हो गया 550। ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस s। अब स्पीड वाला स्कीम यहां पे लगाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि 400 मीटर का ब्रिज है ना, और स्पीड जैसे नॉर्मल फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, ठीक है। और यहां से यदि हम टाइम देखें तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। ओके, डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, 400 मीटर ले लिए, और स्पीड कितनी है 50, 50 ले लिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 वन जा 5 20, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से क्या कर लेंगे 8 आ जाएगा, सॉरी 5 8 जा 40, तो 8 आ गया। तो यहां पे बोल देंगे कि 8 सेकेंड लगेगा। ये आ गया हमारा आंसर, ऐसे बना देंगे। मगर आप ऐसे बनाओगे तो वो गलत हो जाएगा, बी जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा, 8 सेकेंड नहीं आएगा। ट्रेन पूरा क्रॉस होने के लिए वो बोल रहा है, तो पूरा क्रॉस होगा इसका मतलब वो 150 मीटर की जो लंबी ट्रेन है उसका पीछे वाला हिस्सा क्रॉस करेगा ब्रिज तब तक। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना लेना पड़ा हमें, पूरा 550 मीटर लेना पड़ेगा यहाँ पे डिस्टेंस ब्रिज का और ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन जब अपना पूरा 150 पार कर लेगी तब उसका लास्ट हिस्सा ब्रिज क्रॉस करेगा। तो डिस्टेंस आपको कितना लेना है 550 मीटर। अब ये फॉर्मूले में डालते हैं तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना हुआ 550 मीटर हो गया, और स्पीड कितनी है 50। सेम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम निकालना है तो टाइम को इधर ले लिए, स्पीड को नीचे ले आए बस। अब इसको क्रॉस करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 5 वन जा और ये 11, तो टाइम कितना आ गया 11 सेकेंड्स। ये आ गया 11 सेकेंड। सारी चीजें विजिबल है बिल्कुल, तो ये बन गया आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ए नहीं होगा। यदि आपने ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन को पूरा क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है ये पूछ रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th का। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि इसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं होगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी का है, ये चीज के बारे में आप ज्यादा भी पढ़े नहीं होंगे, फिर भी आप आगे जाके पढ़ेंगे तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बना सकें, ऐसा है। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में 9th वालों को अभी ज्यादा पता नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखते हैं, व्हेन टू बॉडीज मूव यूनिफॉर्मली टूवर्ड्स ईच अदर, जब दो बॉडीज एक दूसरे के पास आती हैं, ऐसे एक दूसरे के पास आती हैं, देन दे क्रॉस ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। वो दोनों एक दूसरे को कितने स्पीड से क्रॉस करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्रॉस करते हैं। इफ बोथ दी बॉडीज मूव इन द सेम डायरेक्शन, अब यदि दोनों बॉडी, पहले तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, अब सेकंड केस बोला यदि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं ऐसे, देन दे क्रॉस ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो कोई तो एक तेजी होगी तभी वो एक को क्रॉस कर दे रही है, तो तब वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर लेते हैं एक दूसरे को। द स्पीड ऑफ दी बोथ बॉडीज आर, दोनों बॉडीज की स्पीड क्या है ये पूछ रहे हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है। अब यदि इसका हम कंसेप्ट देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, यदि एक बॉडी है ये 1 और ये बॉडी क्या है दूसरी 2, अभी दोनों यदि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना तो रिलेटिव वेलोसिटी को क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। कैसे, इसको लॉजिकली भी देख सकते हैं। आप 10 मीटर की स्पीड से दौड़ रहे हैं और आपका दोस्त आपके पास 10 मीटर की स्पीड से दौड़ के आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपके लिए स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। कैसे दुगनी हो जाएगी, क्योंकि वो तो दौड़ के आ ही रहा है, साथ ही साथ आप भी 10 मीटर की स्पीड से दौड़ के आ रहे हैं, तो ऐसा लगेगा आप तो दौड़ ही रहे हैं 10 मीटर की स्पीड से, आपको लगेगा कि आपका दोस्त 20 मीटर की स्पीड से आपके पास आ रहा है। ऑब्वियस ही बात है ना, कोई सामने से आ रहा है कोई इधर से आ रहा है, दोनों हेड ऑन ठोकने वाले हैं एक दूसरे को, कोलिजन करने वाले हैं, तो रफ्तार बढ़ जाती है रिलेटिव वेलोसिटी। और दूसरा, पहला केस ये हुआ, दूसरा केस क्या होता है, यदि एक बॉडी दोनों यदि रिलेटिव वेलोसिटी यदि सेम डायरेक्शन में है ना तो स्पीड को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। दोनों की वेलोसिटी का हम रिलेटिव नेगेटिव लेते हैं। ये कैसे, एक ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और उसी के बाजू में एक और ट्रेन आ गई 10 की स्पीड से, तो जो 30 मीटर पर सेकंड वाली ट्रेन में कोई बैठा हुआ है वो बाजू वाले को देखेगा तो वो दोनों का सम देखेगा, उसको लगेगा कि ट्रेन क्या है, कम रफ्तार से चल रही है। तो यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसी का हम क्या लेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले केस में क्या है, स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक 1 होगा और एक दूसरा 2 होगा, ये कितना है 6 मीटर पर सेकंड। तो अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। पहला, जब दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में,
अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती, प्लस होती। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, v1 प्लस v2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड वाला। दूसरे में दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दोनों की वेलोसिटी माइनस करेंगे तो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी निकलेगी। तो क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 इक्वल टू 6, जो 6 मीटर पर सेकेंड दिया है। ओके, अब इसके बाद अब किसी एक इक्वेशन को लेते हैं और उसकी वैल्यू ले लेते हैं। कौन से वाले को ले, ये वाले इक्वेशन को लेते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, v2 किसकी वैल्यू निकालें, v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 की वैल्यू निकालें क्योंकि इसको इसमें पुट कर देंगे। 10 माइनस v1, v1 उधर चले जाएगा, 10 माइनस v1। अब इसको यहां पे पुट कर देंगे, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको यदि हम यहां पे पुट कर देंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, v1 माइनस v2 की वैल्यू पूरी लिखते हैं, 10 माइनस v1, 10 माइनस v1 इक्वल टू 6। ये इक्वेशन बनी, उसको यहां पे पुट कर दिया हमने। कैसे भी वैल्यू बस हमें निकालनी है, एक की दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब इसको खोलते हैं। तो v1 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, और अंदर में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस v1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2v1 माइनस 10 इक्वल टू 6 हो गया। ओके, अब वो 10 को उधर ले जाते तो क्या हो जाएगा, 2v1 इक्वल टू, और 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 प्लस 10 कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/2। तो v1 कितना आ गया हमारा, 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक वेलोसिटी तो आ गई हमारी 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब दूसरे की वैल्यू निकालनी है तो दूसरे को भी निकाल सकते हैं। क्यों, v2 इक्वल टू कितना होगा, 10 माइनस v1। तो v2 कितना हो गया, इक्वल टू 10 माइनस v1 कितना आया, 8 आया। तो ये कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गए हमारे दो आंसर। पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 8 और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही है हमारा, 8 और 2। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन बनाएंगे आप दो इक्वेशन से। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिए अच्छे से, एकदम सही सॉल्व किया मैंने, आराम से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैंने नंबरिंग नहीं लिया क्योंकि इसको मैंने बाद में डिसाइड किया था लेने के लिए, छूट गया था, तो इसकी नंबरिंग नहीं की, कोई टेंशन नहीं। फिर भी हम 40 या 41 क्वेश्चन एक और करेंगे, मतलब इसकी बस नंबरिंग नहीं, बाकी 40 तो रहेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ टाइम, यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है समय के साथ कम हो रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। मैं ऐसा स्पीड बोल के क्यों बोलता हूं, ताकि आपको समझ में आए। ओरिजिनल डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया है कि वेलोसिटी का दिशा भी होती है पर्टिकुलर। तो वेलोसिटी उसकी कम हो रही समय के साथ, मतलब वो गाड़ी क्या है, धीरे 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 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद धीरे होते जा रही है, देन इट इज कॉल्ड, तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। हाँ, तीनों चीज तो होता है भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, तीनों का मतलब सेम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, तीनों। यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें, वो ऐसे मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है। एक कार चल रही है, कार में आप ब्रेक मार रहे हैं तो आपकी कार धीरे होते जा रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, तीनों नाम होता है उसका, एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब अपना देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एकदम छोटे छोटे, ये भी क्या रहेंगे, 1 मार्क। बस इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको लिख के आंसर देना पड़ेगा कि क्या होता है। तो 3-4 लाइन आप लिखेंगे, 5 लाइन उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो 3 लाइन भी 4 लाइन भी परफेक्ट लिखेंगे तो काफी रहेगा। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहे हैं, डिफाइन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को डिफाइन करो, क्या होती है, राइट वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है, मैंने आपको बताया, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड का पहले मतलब समझते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है कि आप घर से मार्केट तक जा रहे हैं
और रास्ते में आपको बहुत सारे लोग मिले, कोई मिल गया, मतलब कोई सामने आ गया आपके गाड़ी के, तो आप गाड़ी क्या किए, धीरे, कभी तेज कभी धीरे, अलग अलग स्पीड में गए। एक मोड़ में आपकी स्पीड ज्यादा है, लंबी रोड आ गई तो आपने और स्पीड कर ली, फिर आपने गाड़ी धीरे कर ली, गड्ढा आ गया, तो अलग अलग प्रकार की स्पीड से गए, मार्केट पहुंच गए। ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा कि तू कितनी स्पीड से आया, तो आप क्या बोलोगे, मैं तो बहुत सारी स्पीड से आया और कभी तेज चलाऊं कभी धीरे चलाऊं। तो वो आपको बोलेगा ठीक है, तो मेरी को एक एवरेज स्पीड बता दे तेरी, क्योंकि आपने एक डिस्टेंस कवर किया है, आपने एक पर्टिकुलर टाइम लिया है वहां तक आने के लिए, तो स्पीड निकल सकती है। तो यही होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम कर देते हैं, तो एक एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा, आप भले धीरे होके तेज होके आए, मगर आपका एक एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। तो वही होती है एवरेज स्पीड। तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। अब बोल रहा है राइट एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच में एक डिफरेंस बताओ। तो क्या है, एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, मगर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। क्यों, स्पीड जीरो हो जाती है मगर स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड जीरो या पॉजिटिव ही होती है। नहीं मूव कर रहा है या मूव कर रहा है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, मगर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी बताती है। तो जब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, कुछ पॉजिटिव होगी कुछ नेगेटिव हो गई, तो एवरेज जीरो आ गया। मगर एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। तो यही एक डिफरेंस है कि एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, स्पीड हो सकती है भले जीरो, एवरेज स्पीड नहीं हो सकती। क्योंकि यदि आप कहीं मूव करके गए हैं तो उसका एवरेज निकालेंगे तो कुछ ना कुछ स्पीड आएगी ही आएगी, मगर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ये चीज मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बताया है। ओके, तो मैं आपको सर्च से दिखा भी देता हूं कि मैंने कहां पे क्या चीज पढ़ाई है आपको प्रीवियस लेक्चर में। एवरेज स्पीड के बारे में हमने देखा है क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ये चीज मैंने पढ़ाई है। और टोटल डिस्टेंस में क्या है, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस ले लो, कि हर डिस्टेंस में कितना टाइम आपने लिया, इतना डिस्टेंस कवर करने में आपने इतना टाइम लिया, एक सड़क को पार करने में आपने 10 सेकंड लिए, फिर अगली सड़क को पार करने के लिए आपने 30 सेकंड लिया। तो ऐसे करके सारे डिस्टेंस की वैल्यू और सारे टाइम की वैल्यू को ऊपर नीचे प्लस कर दें, बस ऊपर में पूरा डिस्टेंस नीचे में पूरा टाइम, तो ऐसे आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। यही होता है उसका डेफिनेशन। ऐसा ही आपको देना है, 1 मार्क का तो क्वेश्चन है, कितना लिखेंगे आप उसमें। और मैंने आपको की पॉइंट में भी ये चीज बताई थी, थर्ड वाला की पॉइंट देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती, बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव भी होती है, स्पीड नहीं होती है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर है। इट टेक्स 10 आवर टू कंप्लीट ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। एक ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड दिया है कि वो अपने रास्ते में, जब वो जा रही होगी ट्रेन, तो अपने रास्ते के कोई एक पॉइंट में अपनी मैक्सिमम रफ्तार तक पहुंची होगी, फिर वहां तक दोबारा नहीं पहुंची हो। आप भी कहीं जाते रहते हैं, हल्की से आपको खाली रोड मिली तो अपनी ट्रिप की आप एक मैक्सिमम स्पीड में पहुंचते हैं ना, उसके बाद उतना तेज नहीं चला पाए होंगे कभी आप। तो एक ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड दी है और वो ट्रेन 10 घंटा लेती है 400 किलोमीटर को कवर करने के लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड टू इट्स एवरेज स्पीड। रेशियो निकालो उसकी मैक्सिमम स्पीड का डिवाइड करके एवरेज स्पीड से। तो मैक्सिमम स्पीड तो हमें दी हुई है, सॉरी, तो यहां पे हम देखते हैं गिवन क्या दिया होगा, वी मैक्स बोल देता हूं मैं। ठीक है, कैसे भी डिनोट कर सकते हैं इसको, कैसे डिनोट किया है मैंने ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ओके, वी मैक्स बोल देते हैं, वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस हमें समझ में आता है। ओके, फिर भी मैं यहाँ पे स्पीड ही बोल रहा हूँ मैं उसको, कितना हो गया वो 80 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी मैक्सिमम स्पीड है। अब क्या करते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं 80 किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आवर को सेकंड में कन्वर्ट के लिए, एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो डिवाइड बाय 3600। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी, देखते हैं। अच्छा, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना, दूसरे अपने को तो सिर्फ रेशियो निकालना है ना, तो दूसरे वाले को भी किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं, तो अपना काम हो जाएगा बिल्कुल। ओके, कोई टेंशन नहीं, कन्वर्ट करते ही नहीं है। ओके, मैक्सिमम स्पीड निकल गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं इसकी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी,
एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। कितना टोटल डिस्टेंस है और कितना टोटल टाइम उसको लगा है, यही हो जाएगा। ओके, तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं। टोटल डिस्टेंस है हमारा कितना, 400 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है, 10 आवर है। ठीक है, अब यहाँ पे 10 आवर्स है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में आएगी, तो 10 से डिवाइड कर देते, तो कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर आ गई, एवरेज स्पीड आ गई इसकी। ठीक है, अब हमें इसी का रेशियो निकालने बोला है, मैक्स स्पीड बाई एवरेज स्पीड। तो जो रेशियो हमें निकालना है वो रेशियो क्या है, मैक्स स्पीड बाई एवरेज स्पीड। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं एवीजी स्पीड। आप लिखेंगे तो पूरा फुल फॉर्म में लिखेगा अच्छे से प्रेजेंट करके। मैक्सिमम स्पीड कितनी है 80, एवरेज स्पीड है 40, तो 1 जा और 2 जा, तो रेशियो कितना आ गया, 2:1 का। विजिबल है बिल्कुल, 2:1 का रेशियो आ गया, और यही है आंसर इसका, हो गया कंप्लीट। तो रेशियो क्या है मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड का, 2:1, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड 80 है और एवरेज स्पीड तो 40 आई उसकी, ये पूरे जर्नी की स्पीड है उसकी एवरेज स्पीड। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टू कैन बी जीरो अंडर सर्टेन कंडीशन। ऐसे कौन सी चीज है दोनों में से जो जीरो हो सकती है एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, याद रखना है, दोनों में से क्या जीरो हो सकता है। हमें पता है एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। तो जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड वो कभी जीरो नहीं हो सकती, और शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं एवीजी, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है शॉर्ट, तो इसको आप वर्ड्स में लिख देंगे बिल्कुल। और रीजन भी आपको पता है, क्योंकि स्पीड जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। और वेलोसिटी तो नेगेटिव होती ही है, इसलिए एवरेज स्पीड जीरो हो, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोल रहा है, गिव टू फैक्टर्स अंडर विच एक्सेलरेशन डिपेंड्स। दो फैक्टर बताओ जिसमें एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है मेंशन फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर यदि हम देखें फर्स्ट वाले का, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन को मैं ए बोल दूं शॉर्ट फॉर्म में, डिपेंड्स, क्या होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है उससे पता चलेगा एक्सेलरेशन ज्यादा है कि कम है। और दूसरा क्या होगा, एंड चेंज इन टाइम, क्योंकि ये इन्हीं दोनों चीजों का रेशियो होता है। ठीक है, ये तो एक चीज हुई। अब अभी आपको ये चीज के बारे में पता नहीं चला है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे या इसी में आपको पता चल जाए न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। न्यूटन्स की सेकंड लॉ क्या बोलती है, इसकी स्टेटमेंट ये होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड टू इट। मतलब इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो वो इक्वेशन देती है F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स F, मास M, एक्सेलरेशन A। अब यहां से यदि मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास हो जाएगा। ये एक और चीज है मतलब एक्सेलरेशन का निकालने का। तो दोनों चीजें अपनी सही है, दोनों आंसर आप दे सकते हो। तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे फोर्स पे। कितनी फोर्स है, कोई चीज चल रही है और आप उसको और धक्का मार दी तो वो और तेज हो जाएगी ना भाई, एक्सेलरेट हो जाएगी वही। और उसका मास पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब यदि फोर्स बढ़ी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यदि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास, मास यदि कम हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड किया, चेंज इन वेलोसिटी पे, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन टाइम पे जो अभी हम पढ़े। और किसी और किन दो चीजों पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, फोर्स पे और मास पे, कि जो बॉडी है उसका उस पे फोर्स कितनी लग रही है और उस बॉडी का मास क्या है। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाले का आंसर हुआ, इसको आप वर्ड्स में लिखेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, मेंशन द फॉर्मूला। तो मेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम।
चेंज इन टाइम, कितनी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और कितना टाइम में चेंज हो रहा है। ऐसा यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, क्योंकि वो वेलोसिटी बाई टाइम होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह है एक्सेलरेशन की यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, ये वो जितने प्रकार के होते हैं, केस बेस, सब चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो इतने क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो इस टॉपिक से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो ना बने। अभी तो हम लॉन्ग आंसर्स में भी नहीं आए, मैं आपको लॉन्ग आंसर भी बनाना बताऊंगा कि कैसे होता है। 40 में सब क्वेश्चन आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहे हैं, फर्स्ट वाला देखते हैं। डैश इज द टर्म यूज्ड फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को बताने के लिए कौन सी टर्म यूज होती है? तो याद है नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, दोनों का आंसर यहां पे मैं लिख देता हूं फिल इन द ब्लैंक्स में। डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, या रिटार्डेशन भी बोलते हैं इसको। डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, किसको बोलते हैं हम? नेगेटिव एक्सेलरेशन को। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। A bus standing from rest attains a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर in 60 seconds. Its acceleration is, एक बस है वो रेस्ट में है, ठीक है, शुरू में वो रेस्ट में है, तो यू इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी? 0 होगी। अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी v क्या होगी? 54 किलोमीटर पर आवर हुई। अब यहां पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, किसमें? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि एक्सेलरेशन तो उसी में रहता है। चेंज कर लेते हैं, कैसे? किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर नीचे में है, आवर को सेकंड में करने के लिए एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 3600। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इसको अब इंटू करेंगे, मैंने भी किया, आप भी करेंगे, एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। ये आ गया। अब क्या निकालना है हमें? एक्सेलरेशन निकालना है, तो निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा? a इज इक्वल टू v माइनस यू, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बाई टी। बिल्कुल, और u तो 0 है, तो ठीक है, तो v बाई टी रखना है बस। u की तो वैल्यू 0 है, v कितना है हमारा 14 आया है, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें टाइम भी दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है? 60 सेकेंड्स। ये टाइम भी गिवन है, तो टाइम कितना? 60। तो 14 बाई 60 करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0.24 मीटर पर सेकेंड। किसी लोग का 25 भी आता है, पॉइंट के बाद कुछ 5-10 का आपका होगा राउंड ऑफ एरर, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आंसर बस क्लोज आना चाहिए तो आपका सही आएगा। तो 0.24 मीटर पर सेकेंड इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। दिख रहा है? बिल्कुल। तो बन गया ये वाला क्वेश्चन हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में हमें क्या करना है? वो बनाना है, मतलब एक टेबल बनाना है, तो बना लेते। ये हो गया अपना स्पीड, और इस तरफ हो जाएगा वेलोसिटी। डिफरेंस देने बोल रहा है, ओके, दे देते हैं डिफरेंस। एकदम सिंपल है, तीनों चीज जो मैंने बताया, तीनों पॉइंट्स आपको पता है, 3 पॉइंट लिखना है आपको। 1 मार्क का क्वेश्चन है या 2 मार्क का भी रहेगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यदि हम देखें तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। बिल्कुल, पर यूनिट टाइम, शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं। और स्पीड तो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, वेलोसिटी में आप क्या बोलो लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड नहीं बोलते कभी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, तो दूसरा डिफरेंस क्या है, इट इज ए स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा आप लिख सकते हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाले में स्पीड क्या हो सकती है, पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। तो इसको अलग कलर से लिख लेते ताकि अच्छे से दिखे। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, या जीरो भी हो सकती है ऐसा, मगर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव सब हो सकती है। वेलोसिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, सब हो सकती है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 डिफरेंस। बिल्कुल, इसको आप अच्छे से वर्ड में लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 40 तक के लिए। तो अभी तक इतना ही, थैंक यू।